नमस्कार। क्या आप टाइम ट्रैवल करके स्वामी विवेकानंद के साथ इंटरनेशनल टूर पे जाना चाहते हो? तो दिल थाम के शांति से बैठ जाइए, क्योंकि इस पत्र में हम देखेंगे स्वामी जी की नज़र से कोलंबो, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना का कैंटन और जापान। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये जर्नी अलग अलग वीडियोस में आएगी, तो आपसे बीच में छूट न जाए। ये पत्र स्वामी जी आलासिंगा पेरुमल और उनके फ्रेंड सर्कल को लिखते हैं, जो कि मद्रास में रहते थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वामी जी के काम के लिए समर्पित कर दिया था। उनके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से पढ़ सकते हैं। ये पत्र स्वामी जी जापान के योकोहामा से लिखते हैं 10 जुलाई 1893 1893। प्रिय आलासिंगा, बालाजी, जी तथा अन्य मेरे मद्रासी दोस्तों, अपने रूटीन कामों की सूचना तुम लोगों को ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा करें। ये यात्रा में जीवन बहुत व्यस्त रहता है और खासकर मुझे ये बहुत सारा सामान उठा के घूमने की आदत नहीं है। इन सब वस्तुओं की देखभाल में ही मेरी सारी शक्ति लग जाती है। ये सचमुच एक बड़े झंझट का काम है। बम्बई से कोलंबो पहुंचा। हमारा स्टीमर वहां दिन भर ठहरा रहा। इस बीच में मुझे शहर देखने का चांस मिला। हमने सारा शहर देख डाला। वहां की सारी वस्तुओं में भगवान बुद्ध की निर्वाण के समय की लेटी हुई मूर्ति की याद मेरे मन में अभी तक ताज़ी है। दूसरा स्टेशन पेनांग था, जो कि मलेशिया में समुद्र के किनारे का एक छोटा सा टापू है। मलेशिया निवासी सब मुसलमान हैं। किसी जमाने में ये लोग मशहूर समुद्री डाकू थे और व्यापारी इनके नाम से घबराते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे जहाज ग्रुप में आते हैं, इसलिए उनके डर से डकैती छोड़कर शांतिपूर्ण धंधों में लग गए हैं। पेनांग से सिंगापुर जाते हुए हमें ऊंचे माउंटेन रेंजेस से युक्त सुमात्रा आइलैंड दिखाई दिया। जहाज के कप्तान ने हमें समुद्री डाकुओं के बहुत से पुराने अड्डे भी दिखाए। सिंगापुर स्ट्रेट सेटलमेंट्स की राजधानी है। यहाँ एक सुंदर बाग है जिसमें ताड़ जाति के तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ ऐसे ताड़ के पेड़ बहुत से पाए जाते हैं जिनके पत्ते पंखे की तरह होते हैं, और ब्रेड फ्रूट नामक पेड़ तो जहाँ देखो वहाँ मिलता है। मद्रास में जिस प्रकार आम के पेड़ बहुत सारे होते हैं, उसी प्रकार यहाँ मैंगोस्टीन नामक फल बहुत होता है। पर आम तो आखिर आम ही है, उसके साथ किस फल की तुलना हो सकती है। ये स्थान भूमध्य रेखा मतलब कि इक्वेटर के बहुत नजदीक है। फिर भी मद्रास के लोग जितने काले होते हैं, यहाँ के लोग उससे आधे काले भी नहीं होते। सिंगापुर में एक बढ़िया अजायब घर मतलब कि म्यूजियम भी है। इसके बाद हांगकांग आता है। यहाँ चाइनीज लोग इतनी अधिक संख्या में हैं कि यह भ्रम हो जाता है कि हम चीन में ही पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि सभी कारोबार और पूरा कमर्शियल सिस्टम उन्हीं के हाथों में है, और हांगकांग तो वास्तव में चीन ही है। जैसे ही जहाज वहां लंगर डालता है कि बहुत सारी संख्या में चीनी डोंगिया मतलब छोटी सी नाव आपको तट पर ले जाने के लिए घेर लेती है। दो पतवारें होने के कारण ये डोंगियां कुछ विचित्र सी लगती है। मांझी डोंगी पर ही सहकुटुंब रहता है। पतवारों का संचालन मेनली स्त्री ही करती है। एक पतवार दोनों हाथों से चलाती रहती है और दूसरी को पैरों से, और उनमें से 90% स्त्रियों के पीछे उनके बच्चे इस प्रकार बंधे हुए होते हैं कि वे आसानी से हाथ पैर को हिला डुला सके। मजे की बात तो यह है कि ये नन्हे चीनी बच्चे अपनी माताओं की पीठ पर आराम से झूलते रहते हैं, और उनकी माताएं कभी अपनी सारी शक्ति लगाकर पतवार घुमाती है, कभी कभी भारी बोझ उठाती है, या कभी बड़ी फुर्ती के साथ एक डोंगी से दूसरी डोंगी पर कूद भी जाती है। लगातार इधर से उधर जाने वाली डोंगियों और स्टीमर की भीड़ सी लगी रहती है। हर समय इन चीनी बच्चों के शिखा वाले मस्तकों के चूर चूर हो जाने का डर रहता है, पर उन्हें इसकी क्या परवाह। उन्हें तो इन बाहर की हलचलों से कोई मतलब नहीं। वे तो अपनी चावल की रोटी कुतर कर खाने में मस्त रहते हैं, जो काम के झंझटों से बौखलाई हुई माँ उनको दे देती है। चीनी बच्चों को पूरा दार्शनिक ही समझिए, मतलब फिलोसोफर ही समझिए। जिस उम्र में भारतीय बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पाते, उस उम्र में वह स्थिर भाव से चुपचाप काम पर जाता है। अभाव का महत्व वह अच्छी तरह सीख और समझ लेता है।
चीनी और भारतीयों की एक्सट्रीम दरिद्रता ने ही उनकी संस्कृतियों को निर्जीव बना रखा है। साधारण हिंदू या चीनी के लिए उसका दैनिक अभाव इतना भयंकर लगता है कि उसे और कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हांगकांग एक बड़ा ही सुंदर नगर है। वो पहाड़ के शिखरों और ऊंची स्लोप वाली जगहों पर ही बसा हुआ है। वहाँ शहर की कंपैरिजन में ज्यादा ठंड पड़ती है। पहाड़ के ऊपर एक ट्राम गाड़ी ऑलमोस्ट एकदम सीधी चढ़ती है। लोहे की तारों की रस्सी से खींचकर और भाप मतलब स्टीम के द्वारा वह ऊपर की ओर चलती होती है। हांगकांग के बाद स्वामी विवेकानंद कैंटन और वहां से आगे जापान भी जाते हैं। जापान की अलग अलग जगहों में भी जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में जो कि पार्ट 2 है उसमें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।